अभी तक हमने 2 वीडियोस कवर की हैं रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. In the first video, we discussed about the various meanings which are defined under cost accounting, and in the second video, we discussed about the meaning of overheads and the various principles on which the cost accounting is based. Now, the second most important component of cost accounting is cost sheet. But before moving forward and explaining the meaning of cost sheet, we need to understand the meaning of total cost. अभी तक तो हमने पढ़ा कि कॉस्ट हमारी कैसे हो सकती है, लेबर की फॉर्म में, मटेरियल की फॉर्म में या एक्सपेंसेस की फॉर्म में. और कॉस्ट की एक और फॉर्म ये हो सकती है, या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, या फिर वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी. अगर तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो उसको हम ओवरहेड्स बोल देंगे. तो ये सब कुछ हमने अभी तक रीड किया था. बट एक्चुअल में टोटल कॉस्ट सभी कंपोनेंट्स का एक समेशन होती है. हम हमेशा एक कैलकुलेशन करते हैं दैट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव अस सेलिंग प्राइस. ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करते हैं और हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ का भी पार्ट है. बट एक्चुअल में ये टोटल कॉस्ट आई कैसे है, ये निकालने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग देयर टेंडर्स एंड देयर कोटेशन प्राइजेस. अब ये जो टोटल कॉस्ट को हम पढ़ेंगे, ये आपका बेस है कॉस्ट शीट के लिए. Cost sheet is your second chapter. So before moving to the cost sheet, we need to understand how total cost builds up or how it is created. So उसके लिए we have in total 5 basic steps. अगर ये आपके 5 basic steps complete हो जाएंगे, आपकी cost sheet की 60% जो भी components हैं वो सारे के सारे cover हो चुके हैं. If we do these 5 components. अब जो हमारी total cost है वो ऐसे build up होती है. सबसे पहले हमने किया था कि हमारी जो कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल, चाहे वो लेबर, चाहे वो एक्सपेंस, वो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है. अगर वो डायरेक्ट है मतलब वो डायरेक्ट मटेरियल है प्लस डायरेक्ट लेबर है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन तीनों का जो भी समेशन होगा वो समेशन कहलाता है प्राइम कॉस्ट. जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम ओवरहेड्स कहते हैं, वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के समेशन को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जिसके बिना आपकी कंपनी नहीं चल सकती. और हमें भी पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बिना हमारी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो नहीं चल सकती. सो दैट्स वाई वी नीड दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ये हो सकता है कि आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई एक इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, बट स्टिल दीज 3 कंपोनेंट्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट टू एवरी कंसर्न. जब हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट में हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में सारा डिस्कस किया है डिटेल में. वो ओवरहेड्स जो प्लेस ऑफ वर्क या फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में हो रहे हैं या वर्क प्लेस पर हो रहे हैं, जहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन होती है या जहां पर एक्चुअल सर्विस की जनरेशन होती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की रेट्स, फैक्ट्री के टैक्सेस या कोई भी ऐसा एक्सपेंस. वी हैव डन इन डिटेल इन द प्रीवियस पार्ट एंड आई हैव शेयर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम इन योर गूगल क्लासरूम. सो प्राइम कॉस्ट और जब फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाते हैं, तब हमारी बनती है फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट. मतलब वो खर्चा जो फैक्ट्री का अब बन चुका है, प्राइम भी हो गया और उसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे मिलाकर उसको फैक्ट्री कॉस्ट बना दिया. जब आपके पास फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, उसमें ऐड किया जाए अगर ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो भी हमने डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस वीडियो कि ऑफिस ओवरहेड्स कौन से होते हैं. वो ओवरहेड्स जो हम ऑफिस में इनकर करते हैं, ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए इनकर किया जाता है. तो वो सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. इफ वी ऐड दोज ओवरहेड्स टू आवर वर्क्स कॉस्ट, तो वो जो टोटल कॉस्ट बनेगी दैट विल बी कॉल्ड ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब ऑफिस कॉस्ट तो चलो समझ आता है कि उन्होंने इसका नेम ये क्यों दिया, बट हाउ दे हैव गिवन द नेम ऑफ ऑफिस कॉस्ट एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? उसका ये रीजन है कि फैक्ट्री में जब भी एक बार कोई चीज प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद ऑफिस में उसके रिगार्डिंग सारी की सारी प्रोसेसिंग की जाती है कि कौन सी चीज किस वेयर हाउस में मूव की जाएगी. ऑफिस में ही उसके रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. और अब तक आपने जितनी भी कॉस्ट की हैं, आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगा दी हैं. अब इसके बाद आप कोई भी उस प्रोडक्ट में एडिशन नहीं करोगे. इसके बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सेल का, एडवर्टीजमेंट का या प्रमोशन का स्टार्ट होगा. प्रोडक्शन का पार्ट यहाँ तक एंटायरली कंप्लीट हो जाता है. यू विल डू नथिंग टू एनी ऑफ द प्रोडक्ट.
अगर हम कहें कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना है, पैक होकर वो ऑफिस में आ चुका है, ऑफिस में उसके ऊपर नेम स्लिप लग रही है, तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल प्रिपेयर हो चुका है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल का कंपोनेंट नहीं ऐड किया गया, सेल के एक्सपेंसेस नहीं ऐड किए गए, बट यहाँ तक जो भी कॉस्ट आएगी दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ये कॉस्ट हमने निकाली है, ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसमें हम एक और ओवरहेड ऐड करें जो हमारा पेंडिंग है, लास्ट ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो दोनों का समेशन बनेगा टोटल कॉस्ट, और उसको एक और नेम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाई ऑफ सेल्स, क्योंकि अब हमने इसमें सेल्स के एक्सपेंसेस, सेल को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, वो सारे के सारे ओवरहेड्स को भी ऐड किया है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बन चुकी है। और अगर हम इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली सेलिंग प्राइस बन जाएगा, या जिसको हम सेल्स कहते हैं। और एक्चुअल में उसको नॉर्मल टर्म्स में टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बोला जाता है। टोटल कॉस्ट हमें नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंट्स में दी होती थी। इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, नॉट अ टीडियस टास्क टू कैलकुलेट दैट पार्ट, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में उस टोटल कॉस्ट को निकाला जाता है। निकालने के ये 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाली जाएगी, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया जाएगा, दैट विल गिव अस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड किया जाएगा, दैट विल गिव अस ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, दैट विल गिव अस द फाइनल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। और उसमें जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, इट विल बिकम द सेलिंग प्राइस फॉर अस। अब यहाँ पर प्रॉफिट है, अगर इसमें यहाँ पर लॉस इनकर किया जाए, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको बताया जाए कि कॉस्ट ऑफ सेल इतनी है बट उसका सेलिंग प्राइस इतना है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल आपको बोली गई है कि वो 100 है, सेलिंग प्राइस इज 90, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, आपका लॉस सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब ऑब्वियस है कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट खुद लॉस को नहीं माइनस करके देगा, वो हमेशा एक ऐसा टेंडर बनाएगा जिसमें प्रॉफिट ऐड हो। लॉस होना ना होना आपके बाद के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुआ ऐसा कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट ऑफ सेल से कम गया है। सो दैट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ लॉस। क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जहां पर इन दोनों में से प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट ओवर हियर। अब जिसको ये 5 स्टेप्स समझ आ गए, उसकी कॉस्ट शीट 60 to 70% तो कंप्लीट हो चुकी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट? अगर इसको बेसिक वर्ड्स में इसका मीनिंग समझा जाए, कॉस्ट शीट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बेसिकली 3 चीजें बताती है। एक तो वो आपको बताएगी कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। एक आपको बताएगी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और एक उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। 3 चीजें। इट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स 3 मेन फिगर्स टू अस। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एट विच वी आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब टोटल कॉस्ट का आइडिया इसलिए चाहिए क्योंकि एट द एंड हमने जब भी सेल्स के साथ कंपेयर करना है तो हम टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। पर यूनिट का आइडिया इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमने जब अपना कंपैरिजन करना होता है बाकी कंपनीज के साथ तो हम पर यूनिट के फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं। और सेलिंग प्राइस तो यू नो दैट वी नीड इट फॉर आवर इनकम जनरेशन। सो दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। व्हाट इज द फॉर्मेट और द लेआउट इन विच दिस कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड? आपको जब भी कॉस्ट शीट बनानी है आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कॉस्ट शीट ऑफ डैश, नेम ऑफ द कंसर्न और द पार्टी, जैसे XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, वट एवर द नेम ऑफ द कंपनी इज, फॉर डैश। किस पीरियड के लिए बना रहे हो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है यू कैन स्किप दैट पार्ट। नेक्स्ट आता है कि हमारा इसका फॉर्मेट डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्टिकुलर्स, सेकेंड होगा आपका टोटल कॉस्ट, और थर्ड कॉलम होगा आपका पर यूनिट कॉस्ट। नाउ पर्टिकुलर्स का कॉलम और टोटल कॉस्ट का कॉलम तो आपका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बट जो हमारा लास्ट कॉलम है विच इज विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट कॉस्ट, वो आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताए गए होंगे तो आपके लिए ईजी है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, बट देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस जहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की होगी।
सो इट इज़ हार्ड टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट व्हेन यू डू नॉट हैव टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपका वो कॉलम उस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली रीड करना है। अगर तो उसमें आपसे पर यूनिट कॉस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है तो आप लास्ट कॉलम ड्रॉ करोगे, अदरवाइज इट कैन बी लेफ्ट, यू कैन लीव दैट पार्ट। नाउ देयर आर सम पर्सन्स हु प्रेफर टू ऐड वन मोर कॉलम टू दिस कॉस्ट शीट। एक और कॉलम को वो ऐड करना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें पोस्ट कर देते हैं। अब वो कॉलम कौन सा हुआ, अमाउंट का कॉलम। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं विद इन द कॉलम। अगर आप इन कैलकुलेशंस के लिए अलग से एक कॉलम ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट कॉलम विल बी कॉल्ड द कॉलम ऑफ अमाउंट। अगर आप नहीं भी ड्रॉ करना चाहते, इट्स अप टू यू, दैट्स ऑल करेक्ट। अब हमने किया था कि कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियस है एक स्टेटमेंट में हमारे पास सारी की सारी डिटेल होती है। स्टेटमेंट का मतलब ही यही हुआ कि उसमें हर एक कंपोनेंट की एक अलग जगह है, अलग उसकी एक पोजीशन है, वहां पर आपने उसको पोस्ट कर देना है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में एक पार्ट डिस्कस किया था कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं प्राइम कॉस्ट। दिस वॉज वॉट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव अस प्राइम कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, इस प्राइम कॉस्ट को सबसे पहले कॉस्ट शीट में पोस्ट कर देना है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट विल गिव अस प्राइम कॉस्ट। अब होता क्या है, इन सम क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना मटेरियल यूज किया है या कंज्यूम किया है। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वो फॉर्मूले से आप अपना डायरेक्ट मटेरियल या फिर मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो और उसको आपने प्रॉपरली कॉस्ट शीट में ही शो करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो आपने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर से ब्रॉट डाउन किया है, प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर अभी परचेज की है रॉ मटेरियल, प्लस कैरियज इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंसेस। कोई भी आपने किराया पे किया है उस मटेरियल को मंगवाने के लिए, तो वो हो गया कैरियज इनवर्ड। और कोई भी एक्सपेंस किया है कि वो मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास पहुंच जाए। किसका एक्सपेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। कोई भी ऐसा एक्सपेंस आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज की है वो ऐड कर दी, और रॉ मटेरियल की परचेज में कोई भी और खर्चा किया है वो ऐड कर दिया। एंड प्लीज माइंड दिस थिंग कि रॉ मटेरियल की परचेज में खर्चा होना चाहिए, कोई और खर्चा यहाँ पर ऐड नहीं करोगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है और सेल ऑफ स्क्रैप सब्ट्रैक्ट करनी है। वाई दीज टू आइटम्स आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड ओवर हियर। देखो, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि कॉस्ट तभी आप उसको डालोगे किसी भी अकाउंट में जब वो इनकर हो रही है या जब उसका कोई कॉज है। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल था कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉज। अब क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, मतलब इस साल का बचा हुआ स्टॉक, उसको कब यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। तो ऑब्वियस है जब उसको कंज्यूम करोगे तभी तो वो आपकी कॉस्ट बनी ना, अभी तो वो आपका कॉस्ट बना ही नहीं, अभी तो वो टोटल कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, मटेरियल कंज्यूम ही नहीं हुआ तो वो आपका खर्चा ही नहीं बना। तो इसी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपके अगले बैच का जो है वो एक्सपेंस है, तो उसको तब ऐड करोगे, अभी के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगले बैच के लिए, अगले मंथ के लिए या अगले ईयर के लिए वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जैसे हमने अभी ट्रीट किया उसको ऐड किया, वैसे ही नेक्स्ट ईयर में आप उसको ऐड करोगे, अभी के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेल ऑफ स्क्रैप क्यों किया, हमने किया है कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है। जो रॉ मटेरियल हमारा खराब हो गया या स्क्रैप है उसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, उसको तो बेच दिया, वो तो रादर हमें इनकम दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल की माइनस कर दी यहाँ से। अब इन पांचों का जो भी टोटल होगा वो आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, वो बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। और ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट डन। अब हमने किया था टोटल कॉस्ट के डिटेल कंपोनेंट्स में, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। तो अब उसी को कंप्लीट करना है हमने। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो उसके साथ एक एडजस्टमेंट की है, सब्ट्रैक्ट किया है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फैक्ट्री। वही लॉजिक, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे उसको, और वो चीज़ आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, तो फिर वो कॉस्ट शीट का पार्ट क्यों हुई।
कॉस्ट शीट का पार्ट तो वो चीज़ हुई ना जो एक्सपेंस हुआ। आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल की स्क्रैप बेची तो वो मटेरियल में आ गई, आपने फैक्ट्री की स्क्रैप बेची तो वो फैक्ट्री ओवरहेड से एडजस्ट हो जाएगी। हमेशा स्क्रैप होगी तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लेस। रॉ मटेरियल की थी तो ऊपर से डायरेक्ट मटेरियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अगर फैक्ट्री की थी तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड से सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो प्राइम कॉस्ट प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब ये मैंने लिखा क्या है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट इनकर्ड। मतलब वर्क्स कॉस्ट तो आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गई, बट कौन सी आई है, ग्रॉस आई है। अब ग्रॉस का मतलब क्या है, हमने ऊपर क्या किया था, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया था ना, वैसे ही अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, तो उनको भी आप एडजस्ट करोगे। अब क्यों एडजस्ट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई तो वो तो कॉस्ट शीट का पार्ट है ही नहीं। कॉस्ट शीट तो हम 3 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। अब ये तीनों चीज़ें कैसे निकालेंगे जब हमारा प्रोडक्ट ही नहीं रेडी हुआ। तो जो प्रोडक्ट्स अभी रेडी नहीं हुए हैं उनके ओपनिंग को तो करेंगे ऐड और क्लोजिंग को करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब ओपनिंग को ऐड क्यों करना है, हमने पिछले साल से इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। मतलब जो चीज़ पिछले साल रेडी नहीं थी ऑब्वियस है उसको इस साल तो रेडी करेंगे ना, और जो चीज़ इस साल रेडी नहीं थी उसको नेक्स्ट बैच में रेडी करेंगे। इस वजह से ओपनिंग ऐड किया और क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करोगे दैट विल गिव यू नेट वर्क्स कॉस्ट, और ये होगी आपकी एक्चुअल वर्क्स कॉस्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव यू वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट में अब हमने ऐड क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड्स। वो हमें देगा ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको निकाल लेते हैं कैसे करना है। नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि आपके पास जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, अब हमने तो प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आपको जो भी फैक्ट्री ओवरहेड जितनी भी डिटेल में गिवन है आपको उनको बिल्कुल यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट में अब हमने ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें आपको क्या चीज़ एडजस्ट करनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जिस चीज़ को आप बेच ही नहीं रहे इस साल, जिस चीज़ को आपने पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है फिर बेचना है, उनकी एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ एडजस्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ एडजस्ट किया, और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है उसको आप यहाँ एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये पार्ट नहीं गिवन होगा, तो आपने क्या करना है, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक ही चीज़ मान लेना है। बट अगर गिवन है तो एडजस्ट करोगे आप, नहीं गिवन तो इसको निल छोड़ दोगे। देन इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बिकॉज वी नो, हमने किया था ये पार्ट कि आपकी जो ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस या टोटल सेल। अब यही पेंडिंग वर्क हमने उसमें कंप्लीट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड किए, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, हमारे पास आ गई सेल्स। दैट्स इट, एंड द होल कॉस्ट शीट गेट्स कंप्लीटेड। अब पर यूनिट डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा यूनिट वाइज हम पर यूनिट निकालेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कॉस्ट शीट में पोस्ट नहीं की जाती। देयर आर मेनी आइटम्स विच आर नॉट पोस्टेड इन द कॉस्ट शीट, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि आप उनको पोस्ट नहीं कर सकते। सो आई विल डिस्कस दोज आइटम्स हेयर ओनली। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले वो एक्सपेंसेस जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं, जैसे बॉन्ड, शेयर कैपिटल, बैंक लोन, इनके ऊपर आप कोई खर्चा कर रहे हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो है वो है डिस्काउंट ऑन सेल। ये तो हम मानते हैं ना कि हमारा सेलिंग ओवरहेड हुआ, तो फिर उसको क्यों नहीं ऐड कर रहे। रीज़न, सेल के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है, पहले नहीं मिलता। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल आएंगी तब जाकर आप उसके ऊपर डिस्काउंट दोगे। अभी तो हमने सेल ही नहीं की, तो हम उस डिस्काउंट को कैसे चार्ज कर लें कॉस्ट शीट पर, हम नहीं ऐड कर सकते। डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, फाइन्स, पेनाल्टीज, कैपिटल लॉस, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट का खर्चा हुआ, वो आप यहाँ पर पोस्ट नहीं करोगे। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए कोई खर्चा किया वो आएगा। शेयर कैपिटल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग खर्चा नहीं आता।
देन कोई फाइनेंशियल इनकम हो गई, ये तो किया ना एक्सपेंस, कोई इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीव, ब्रोकरेज, कमीशन, कैपिटल प्रॉफिट, ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी। देन एक लास्ट होता है कोई एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने देखा था P&L बनाते वक्त हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा किसी ना किसी रिजर्व में डाल देते हैं, कोई प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कोई डोनेशन करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है ना, अभी तो प्रॉफिट आएगा, बाद में पता चलेगा, तो वो भी पार्ट यहाँ पर मिस किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट शीट। रिवाइज दिस पार्ट वेरी केयरफुली, तभी हम आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लियर होंगे आपको। थैंक यू सो मच।